यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पहलगाम पर बात डिस्कस किया जाएगा, क्या है ये मामले। ये से तो ये काफ़ी बच्चे, हर एक व्यक्ति इसको देख ही रहा है, झेल और समझने का प्रयास कर रहा है कि बहुत से प्रश्न हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शुरू से लेकर अगर 22 तारीख से देखा जाए, 22 अप्रैल 2025 से लेकर और अभी अभी अगर और देखा जाए 22 अप्रैल के बाद अभी तत्काल में कि जो 14 मई आ गया, और अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं, बार बार सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कोई एक बयान दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हमने ये किया वो किया, नंबर लेने के प्रयास में अभी भी वो काफी लगे हुए हैं। खैर, स्टार्टिंग से क्या बातें हुई हैं। 22 अप्रैल को बहुत से लोग गए जाते ही हैं जम्मू कश्मीर, चूंकि अब जम्मू कश्मीर पहले जैसा माहौल तो रहा नहीं था। लोगों को लगा कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, राज्य बन गया 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद, और वहाँ पे धीरे धीरे विकास के माहौल बन चुके थे, चुनाव हो चुका था, तो लोग वहाँ गए। वहाँ के सीएम भी बन चुके हैं, उमर उमर शेख अब्दुल्ला। वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं, एलजी जो हैं, और सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद वहां लोग गए, 26 लोगों को टारगेट कर दिया गया आतंकियों के जरिए। 4 आतंकी देखे जाने की बात कही गई थी, और भी हो सकते हैं। और ये लोग धर्म को बेस बनाकर कि तुम किस जाति के हो, जाति का किस धर्म के हो, और उसके बाद अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ करके दिखाओ, और ये सारी चीज करने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। कई महिलाएं ने यह भी गुजारिश की कि जब मेरे हस्बैंड को, जैसे कानपुर की हैं शुभम द्विवेदी थे, अब तो शहीद हो चुके हैं, उनको शहीद का ही दर्जा देना सही है, भारत सरकार भी उनको शहीद का ही दर्जा देने का बात कही थी। तो उनको, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने बोला कि मुझे भी सर मार दीजिए, क्या फायदा मुझे बचाने से। तो उन्होंने बताया कि जाकर अपनी सरकार से यह बात कहना, ये सुनने को मिला था। वहाँ के लोकल लोगों ने भी काफी, जो टूरिस्ट गए थे उनको बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन अब जो आपके आतंकी थे वो पूरी तरह से लैस थे हथियारों से, तो कोई क्या कर सकता है, उनका सामना कैसे कर सकता है। और आतंकियों का टाइमिंग भी देखिए, उसी समय आपके भारत में हम लोग के यहाँ उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेंडी वेंस आए थे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। उनकी वाइफ जो है भारतीय मूल की ही है, उषा नाम है, और 3 बच्चों के साथ आए थे 21 तारीख को। उसके बाद 4 दिवसीय दौरे पर आए थे व्यापार को लेकर बात करने के लिए। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनके मिलने से बाद सऊदी अरब गए थे। वहाँ मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई थी, बीच में ही वो रोक करके, चूंकि 22 तारीख को ये कांड हो गया, वापस आए। इसके बाद क्या हुआ कि ये 26 लोगों को ये जो पहलगाम में मार दिया गया, उसके बाद मारने का मकसद क्या हो सकता है, पीछे बहुत से तर्क हो सकते हैं, अलग अलग अपना तर्क लोग दे भी रहे हैं, समझ में भी आता है कि हाँ ये हो सकता है। जैसे पहला तो यही हो सकता है कि आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर अपने पटरी पर आ चुका था, चुनाव हो चुका था, और यहाँ पे व्यापार धीरे धीरे और यहाँ के लोकल लोगों को भी फायदा मिल रहा था। आतंकी ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उन्हें यह लगेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और जब लोकल लोगों को इच्छाएं उनकी बदली जाए, मतलब उनका यह रहे कि हाँ हमें आज़ाद होना है, अब वो पैसा कमाने लगेंगे तो उनको यह बात कहाँ समझ में आएगा। ये आतंकियों की अपनी सोच थी। दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे तो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाने का प्रयास किया जाए। तीसरा यह भी था कि जब हम यह धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारेंगे तो भारतीय मूल के लोगों में यह मैसेज जाएगा कि इस्लाम धर्म में ये हिंदू और मुस्लिम का जो घर में घरेलू हिंसा जैसा माहौल हो जाए, तो भारत में आपस में ही भिड़ंत हो जाए। ये सारी चीजें, इसके बाद जम्मू कश्मीर का मामला कहीं विलुप्त ना हो जाए, ये आतंकियों की अपनी सोच रही होगी। अब उन्हें यह पता तो चली गया होगा कि भारतीय मूल के मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सांप्रदायिक रूप से सभी धर्म मिल करके, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, मिलकर काम करते हैं। जैसे ही यह वारदात हुआ, दिल्ली के जामा मस्जिद हो या ओवैसी साहब हो, ये सभी लोग, भारतीय मूल के सभी मुसलमानों ने कड़ी निंदा की जम्मू कश्मीर के सीएम सहित, और यह कहा कि सरकार को कड़े कदम लेने चाहिए। यहां तक कि आप देखे होंगे कि वो और ज्यादा बोल रहे थे कि हमें इनको जवाब देना चाहिए। यहाँ इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग थे उन्हें भी यह बहुत बुरा लगा।
खराब लगा कि टूरिज्म से अभी लोग इनकम हम लोग का हो रहा था, ये कैसा माहौल किया और ये कितना नीच वाला काम किया है, इसको कहा जा सकता है अभद्र रूप में, लेकिन इनके लिए यही चीजें हैं। इतना छोटा काम ये कैसे कर सकते हैं? ये उसी समय का व्यवस्था है, इसलिए उसी समय का मतलब उसी समय देखिए बहुत सी चीजें घटनाएं हो रही थी, लेकिन वो चीजें ऐसा ये बड़ा वारदात हो गया कि वो सारी चीजें छिप गई। उसी समय विराट कोहली रिटायर हो गए, रोहित शर्मा रिटायर हो गए इन्हीं बीच के दौरे में, और पता भी नहीं चला टेस्ट क्रिकेट से दोनों लोग रिटायर हो गए। तो ये चीजें हुई। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ एक्शन लिए। पहला तो एक्शन उन्होंने कहा कि सिंधु जल जो समझौता है उसको मैं रद्द करता हूँ। 16 यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया पाकिस्तान के। इसके अलावा यहाँ के राजनयिक जो थे उनको अंकुश लगाया गया। जो यहाँ से लोग कला क्षेत्र और ये लेखक के क्षेत्र में जो एक दूसरे देशों में आते हैं उनको 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया कि आप वापस चले जाइए 1 मई 2025 तक। सभी को मतलब ये दोनों तरफ से शुरू हो गया था। यहाँ ये हम ही लोग का देखा देखी वो भी देख रहे थे, कर रहे थे सब, जबकि खुद ही गलती की और उसके बाद ये सारी चीजें कर रहे थे। ये सब हुआ। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से थोड़ा समय लिया गया, विपक्ष ने भी, भारत की जनता ने भी कहा कि कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। उसके बाद 7 तारीख को, 6 तारीख के शाम को यह सभी पूरे देश में बता दिया गया कि मॉक ड्रिल किया जाएगा 7 तारीख को शाम को, अलग अलग राज्यों में, कहीं 7:30 बजे, कहीं 7 बजे, ऐसे ऐसे। उसके बाद 6 तारीख की रात को, मंगलवार के दिन रात को, और 7 की सुबह 1:44 पर क्या हुआ, हम लोग एयर स्ट्राइक किए। 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद 9 तारीख की रात को और 10 तारीख के सुबह कर दीजिए, हम लोगों ने फिर वहां पे सैन्य, वहां के जो अड्डे हैं उनको भी मतलब बर्बाद करने का काम किया। खास करके उसमें नूर खान जो था सेक्टर, जहाँ पे परमाणु जो क्षेत्र न्यूक्लियर वो उसके बगल में है, बैठक उठक होता है, मतलब उनकी क्षति काफी हुई सैनिकों की भी। और 11 और 9 यानी कि 9 आतंकी ठिकाने और बड़े बड़े 100 आतंकी से अधिक लोग मारे गए, कई ठिकाने नष्ट हुए। ये सारी हुई। लगभग 20 जगहों को 11 और 9 जोड़ दीजिए तो 20 से भी अधिक स्थानों को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। इतना बर्बाद किया कि 10 तारीख को ही वहाँ के डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ राजीव धीर से बात किया। 3:30 बजे यह बात हुआ, लेकिन बाद में 5 बजे स्पष्ट हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच को समझौते को मैंने एक मेज पर लाने का प्रयास किया। मतलब नंबर लेने का प्रयास कहिए या पीछे क्या हुआ, इस पे आप केवल अपना राय और ओपिनियन ही समझ सकते हैं, कुछ लोगों की राय सुन सकते हैं, लेकिन क्या हुआ ये चीजें सामने आई और लास्ट में दोनों देश इसको बैठक को तैयार कहिए या जो कहिए, सीज फायर पर सहमति हुई। अब रही बात कि ये भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है, इसमें कई चीज देखने लायक है। हम लोग आतंकी वारदात बार बार बोल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या कहा जाए, उनको इतिहास का भी कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना यह मामला है, जबकि 1947 से पहले भारत पाकिस्तान दोनों एक ही थे। इसके अलावा उन्होंने जो भी कहा हो वो तो अपना खुद ही बयान पलटते रहते हैं। आने वाले दिन में फिर ही पीठ के पीछे जो चीजें हुई होंगी वो सब फिर खुद ही बक देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते भी हैं। खैर, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, अमीर कह रहे हैं, शक्तिशाली व्यक्ति अगर ऐसी हिस्ट्री की मतलब गलत बयान जारी करे तो गलत लगता है। नहीं ऐसा पहले उनको जांच लेना चाहिए कि चीजें हैं क्या इसके पीछे। 1000 साल पुराना ये मामला नहीं है, ये मामला अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। तो ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 1947 से लेकर के अभी तक हम लोग जम्मू कश्मीर के मामले में, हम भारत का हमेशा से कहना है कि चाहे आप कोई भी समझौता उठा लीजिए, सिंधु जल समझौता के अलावा ताशकंद का ये शिमला सम्मेलन हो, खास करके हम लोगों ने पहले ही यह बात कही थी कि हम लोग द्विपक्षीय ही बात करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी भी आए, रात को 8 बजे उन्होंने भी मैसेज दिया कि यह जो सिंदूर ऑपरेशन है, पहले तो इसका नाम टिक्का रखा गया था बदला लेने के लिए, वहां के लोगों को, आतंकियों को मारने के लिए। जब ये 7 तारीख को ये वारदात हुआ, वहां पे एयर स्ट्राइक किया गया, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। बहुत अच्छा नाम रखा गया है इसलिए क्योंकि जो भी महिलाओं के हस्बैंड गए थे, ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत अच्छा होता है।
और मोदी जी ने उस दिन कहा रात को 8 बजे 12 तारीख को कि यह अभी ऑपरेशन स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है। अभी हम पाकिस्तान के जो भी क्रियाकलाप हैं, आगे के कार्रवाई को, उस पर हम पैनी नजर रखेंगे, जैसा वो करेगा वैसा रिस्पॉन्स करेंगे। और एक और अच्छी बात कही कि भारत पाकिस्तान केवल अगर मामले पर बात करेंगे तो आतंकी मामलों पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का मामला अलग है, द्विपक्षीय वार्ता है, पीओके पर अपना बात होगा, जो भी होगा भारत पाकिस्तान के बीच होगा, आतंकवाद पर होगा। विश्व में क्या है कि अभी ये मामले को उठा करके, अभी पाकिस्तान तो एक पलटू देश है, तुरंत पलट जाता है कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मीडिया भी उनकी, मीडिया तो खैर भारत और पाकिस्तान के दोनों एग्रेसिव हैं, ये अपने तरफ वो अपने तरफ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ की मीडियम और बेकार है, मीडिया और बेकार है। हारने के बाद या जो वारदात हुए उसके बाद भी वो पलट जाते हैं। और वहाँ के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, उनकी तो बात ही अलग है। एक तो हर बात पे वो लोग परमाणु बम का दिखाते हैं कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, ये गिरा देंगे। ये नहीं सोचते हैं कि परमाणु बम भारत के पास भी है। जब हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर दागा तो पता चल गया होगा कि अब क्या किया जाए, जिसके बदले में वो बैकफुट पर आ गए। तो कहना यह है कि ये जो भी हुए आतंकी मामले, पूरा विश्व इसको मानने को अभी भी देख रहे होंगे। यूरोप के कई देश, खास करके अमेरिका जैसे देश, इसको पुराने मामले का ही इसका जड़ मानते हैं। उनका यह कहना है, यह पाकिस्तान का ही अगर बात कहा जाए कि उन्हीं की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे पाकिस्तान क्या कह रहा है कि ये हमारे द्वारा किया गया कार्य नहीं है, ये इन लोगों का आंतरिक कलह के कारण है। मतलब उसका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग पीड़ित हैं, जिसकी वजह से यह वारदात हुआ है। वहाँ के मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो पूरी तरह से अभी भी खुद को आजाद महसूस नहीं करते हैं, उन्हें दबाया जाता है। यह मैसेज देने का प्रयास किया। अमेरिका के राष्ट्रपति इसी चीज को लेकर कि हाँ उस पर बात होगा, तो ये है। और जबकि हम लोग आतंकवाद को लेकर यह बात कहा जा रहा है और सही भी है, आप यहाँ आए और धर्म पूछकर और किसी का मजहब पूछकर अगर गोली मार दें और आतंकी वारदात, ये नहीं कि अमेरिका ने नहीं झेला है या विश्व ने नहीं झेला है, ये तो हर देश को, भारत को इस समय सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उल्टा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ही तुर्की उसके साथ है, अजरबैजान उसके साथ है, इनडायरेक्ट रूप से चीन साथ है, अमेरिका उसके साथ है। और रूस और यूक्रेन के मामले में हमारे देश में मतलब खुल करके सपोर्ट वाला कभी भाषा हम लोग इस्तेमाल नहीं किए। भारत ने ज्यादातर विदेश नीति के रूप में न्यूट्रल रहने का प्रयास किया, बाकी सभी देशों ने भी न्यूट्रल होकर ही जवाब दिया। आतंकवाद के मुद्दे पे हर देश ने भारत का साथ दिया है, लेकिन केवल बोलकर ओरल रूप में, पीठ के पीछे खड़े होकर भारत का साथ किसी ने नहीं दिया। ये अभी तक तो यही दिख रहा है। तो इसको आप विदेश नीति की फेलियर कहिए या फिर हालात या कंडीशन ऐसा है कि अभी फिलहाल लग रहा है आने वाले दिन में हो सके ऐसा कंडीशन ही बन गया हो कि दूसरा कोई चॉइस ना हो। जो भी है वो तो आने वाले समय में स्पष्ट ही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि तुर्की उनके साथ है, अपना ड्रोन भी दे रहा था, चीन भी इनडायरेक्ट रूप से उसका साथ है, सबका अपना स्वार्थ है। अमेरिका जैसा देश क्या है कि अमेरिका एक तरह से देखा जाए तो हथियार बेचने के लिए जाना जाता है और व्यापार के रूप में हर देश या अपने स्वार्थ के रूप में, यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान का जो उन्होंने सीज फायर कराया, वो उन्होंने क्या कराया, मतलब उन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने कराया, और बाद में अगले दिन वो आकर के कह रहे हैं 12 तारीख को 7:30 बजे, मोदी जी आए 8 बजे, वो आ गए 7:30 बजे, और बोले कि ऐसा है कि दोनों देश अगर व्यापार करेंगे, अगर ये सारी चीजें बंद होती हैं तो मैं दोनों के साथ खुलकर व्यापार करने का रास्ता खोलूंगा और अच्छे से। तो इस शर्त पे हम लोग, केवल भारत पाकिस्तान आतंकवाद का मामला था उस पर आपको बात करनी चाहिए, इसमें ये कौन सा कंडीशन है, खैर वो जो भी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका पूरे विश्व में अपना हथियार बहुत ज्यादा बेचता है। हथियार बेचने के लिए उसे अगर आतंकी जैसी घटनाएं अंजाम देने वाला कोई देश हो तो उसको बुरा कहाँ लगेगा। ठीक ही है कि एक कम से कम उनके अपने लोग हैं जो पूरे मार्केट को डराने का काम कर रहे हैं, वारदात कर रहे हैं, उसके लिए लोग कुछ खरीद रहे हैं, मारने के लिए, कुछ सुरक्षा के लिए। अभी हम लोग का उसी 22 तारीख से लेकर 14 मई के बीच में ही, उसी समय में, उससे पहले ही बात हो चुका था कि हम लोगों ने फिर 26 राफेल मरीन, यम उसका नाम है, जो नेवी से भी अब लॉन्च किया जा सकता है, जहाज है जो फ्रांस से लिया गया था, पहले 36 लिया गया था, इस बार फिर 26 की डील हुई है। 2028 से शुरू होगा आना, 2030 तक सारी 26 राफेल आ जाएंगी। राफेल का कारनामा इस बार देखे हैं लोग,
बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा आपने ब्रह्मोस का, जो कि अब लखनऊ में भी शुरू हो गया है, 19 से ही 18 से काम शुरू हो गया था, लेकिन अब 11 तारीख से लखनऊ में अब बनना भी शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मोस हम लोग का एक ऐसा मिसाइल है जो 400 किलोमीटर, और इसकी मतलब ये भारतीय मूल का, इसको मेक इन इंडिया कहिए या जो भी कहिए, वैसे तो ये रूस के सपोर्ट से है ब्रह्मा और यहाँ से दोनों के संयोग से बना हुआ है। लेकिन इस मिसाइल का अब पूरे विश्व में यह मैसेज तो गया ही होगा कि बहुत अच्छी मिसाइल है, और आने वाले टाइम में हो सके इसके कुछ देशों द्वारा डिमांड भी हो। लेकिन डिमांड हो या ना हो, 22 तारीख को जो घटना घटी उसमें अगर हमारी जांच एजेंसी कहिए, एनआईए की बात कहें या फिर सुरक्षा व्यवस्था की, उसकी भी कमी है, खामियां हैं। मान लीजिए जो भी वहां व्यक्ति जाता है, भले ही वो पूरी तरह से सेफ हो, नया सरकार बन गया हो, आर्टिकल हट गए हो, लेकिन वारदात अभी भी पुराने बने हुए हैं। आप देखे होंगे जब आतंकी वहां से ड्रोन भेज रहे थे तो जम्मू में ज्यादा वारदात कर रहे थे। ये चीज आपने शुरू में ध्यान दिया होगा, बाद में तो कहीं भी कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां की जो, जब ऐसे एरिया होते हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा और ज्यादा सुरक्षा रहता तो शायद मेरे हिसाब से यह वारदात नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति को करना ही है वो कहीं ना कहीं से अंजाम देता ही। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि कम से कम जो भी ऐसी घटना घटी उस पर कोई ना कोई एक्शन लेते रहिए। हाँ, एक चीज और है कि इनका थोड़ा सा और कड़ाई से लेना चाहिए था हिसाब, लेकिन अभी तक के लिए भी ठीक है। सेना ने बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया। वैसे तो भारतीय सेना वैसे भी जानी जाती है अपने पराक्रम के कारण। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए जो लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी कुछ बात करना जरूरी है। देखिए, एक तो आतंकियों का है कि वो जिम्मेदारी ले लेते हैं सब, कि मैंने ये जिम्मेदारी ली है। ठीक, तो लश्कर तैयबा का ही एक नया प्रारूप है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स। इसने कहा कि सर ये वारदात जो किए हैं ये हम किए हैं। अब शायद ही बोलें जैसा भारत सरकार ने या फिर भारतीय सेना, पहले तो भारतीय सेना ने जैसा काम किया है, अब जिम्मेदारी लेने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कौन जिम्मेदारी ले। ब्रह्मोस मिसाइल और वहीं से उसी दिन उनको खत्म कर दिया जाएगा। लिखिए 22 अप्रैल को, देखिए 2025 को यह हुआ बैसरंग घाटी में। 23 अप्रैल को ऑपरेशन टीका, ये पहले से ही बना हुआ है ऑपरेशन। इसका मतलब होता है वहां के लोगों के जो भी आतंकी हैं उसको सफाया करना और भारतीय लोगों को या फिर वहां की जनमानस को सुरक्षा देना। 7 मई को सुबह 1:44 पर वही चीज, ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। ये फुल फॉर्म लिख लिए हैं, कभी कभी एग्जाम में ये सब दे दिया जाता है। एनआईए वही जांच एजेंसी की बात हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और सीसीएस की बैठक हुई थी जिसके विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें आपके उमर शेख अब्दुल्ला थे सीएम, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, मोदी जी सहित रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सभी लोग शामिल थे। तो 7-8 को पाक सेना ने ड्रोन से भारत में हमले किए। जब हम लोगों ने 7 तारीख को सुबह यह काम कर दिया तो उसी दिन के शाम से शुरू हो गया वहां से ड्रोन हमला शुरू होना। और एक चीज आप देखे होंगे, जब आतंकियों को मारा गया तो अगले दिन जनाजे में वहां की सेना उना सब पहुंचे थे। कितना उनको शर्म आना चाहिए। और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यह देखा जाना चाहिए कि अभी आतंकी वारदात हुआ है और वहां की सेना, ये तो सबसे अच्छा सबूत है कि वहां पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ खुले तौर पे है। तो इसमें ज्यादा तो आतंकी देश ही उसको बोलना चाहिए। और उसके बाद उनको वहां से कर्जा भी मिल जा रहा है आईएमएफ से। तो देखिए 7-8 को पाक सेना में ड्रोन से भारत में हमले हुए। 9 की रात और 10 की सुबह कह दीजिए नूर खान सहित कई एयरबेस पर हमले हुए, काफी इनका नुकसान हुआ। 2-3 दिन तो सुनने में आया था भूकंप, अभी भी वहां के लोग हिल रहे हैं, पता नहीं किस वजह से हिल रहे हैं, कहीं अंदर ही। बाद में पाकिस्तान, ये अमेरिका के वैज्ञानिक भी गए, नासा से सुनने में आया कि जांच हो रही है, अब क्या वारदात है आने वाले दिन में स्पष्ट होगा। पाकिस्तान ने भी देखिए, इस आतंकी देश ने भी अपने ऑपरेशन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बुनियान अल मरसूस, मतलब मजबूत शीशे की दीवार। इनके पीएम का नाम क्या है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख कौन है? आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, और डीजीएमओ वहां के कौन है? कासिक अब्दुल्ला। डीजीएमओ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक वनडे एग्जाम में, खास करके डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। भारत में क्या है? भारत के ऑपरेशन दिया नाम सिंदूर।
पहले तो टिक्का रहा था, टिक्का मतलब ये नहीं कि डिलीट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम जो 22 तारीख को हुआ, बाद में ये सही नाम यही है, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि जो भी महिलाएं अपने पुरुष को मतलब अपने पति को खोई हैं, विश्व में भी यह बता दिया गया है कि सिंदूर की कीमत के लिए भारत सरकार या भारत के लोग कितने इसके प्रति अपनी मतलब क्या कहा जाएगा उसको, वो जो भी किसने किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात, कम से कम एक चीज मोदी जी ने उस दिन कहा कि यह स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। कम से कम उनको भी यह समझ में आएगा ये है। हाँ, एक चीज और देखे होंगे, जब ये 7 तारीख को हम लोगों ने कर दिया तो भारत की तरफ से, सेना की तरफ से 2 महिलाएं सेना प्रमुख नहीं कहेंगे, मतलब महिलाओं के लिए बड़ा पद पाने वाली ये हैं। थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, सोफिया का मतलब होता है वृद्धि, इन्होंने पूरा आकर रिपोर्ट दिया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी जो है ये गुजरात की हैं, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये उत्तर प्रदेश की हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, ये तो हो ही गया। एनएसए अजीत डोभाल, ये तो हर बैठक में शामिल हैं। नौसेना के प्रमुख रहे दिनेश कुमार त्रिपाठी, वहां त्रिपाठी देखिए कट गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह, और थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद है सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान। डीजीएमओ भारत के राजीव घई, इन्होंने सारी चीजों को आया बताया कि यहाँ यहाँ कई बैठकों की, और उसके बाद स्पष्ट किया। एक चीज और देख लीजिए, शिमला समझौता, ये 1972 से, मतलब घबरा मत जाइएगा, हुआ तो 71 में भारत बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, उसी के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया था, बाद में उसको छोड़ा भी 3-4 महीने के बाद, तो मार देना चाहिए उसी समय। शांतिपूर्ण वैसे ठीक ही है, चूंकि जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है तो मारा जाना, चूंकि सैनिक होते हैं, यही भारतीय कल्चर की खूबी है। हम लोग यही अगर पाकिस्तान होता शायद उसी दिन मार दिया होता। यही हम लोग के भारतीय सरकार या भारत सरकार कह रहे हैं, भारत का कल्चर है कि जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसके प्रति भी हमारा नजरिया चेंज हो जाता है। तो ऐसा पूरे विश्व में ऐसी सोच वाला देश शायद ही कोई हो। तो शिमला समझौता 1971-72 शांतिपूर्ण समाधान हुआ। इसमें क्या क्या हुए थे, युद्ध जो भी बंदी है उनको रिहाई किया जाए, 93,000 सैनिक, नियंत्रण रेखा एलओसी जो उस समय कराची समझौता हुआ था उसी को बेस बनाकर एलओसी का वो बात कही गई थी। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी इस समय हाईलाइटेड भी हैं, चूंकि 71 को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इतना लोग गुस्से से भरे हुए हैं कि अगर पब्लिक को छोड़ दिया जाए तो खुद पाकिस्तान का 2-3 टुकड़ा कर दे। तो ये चीजें हैं। तो राष्ट्रपति कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। फिर है एक दूसरा है सिंधु जल समझौता, जिसको भारत सरकार ने कहा कि इसको हम रद्द करते हैं, और अभी फिलहाल तो रद्द ही है। लॉन्ग टर्म में इस नदी को रोके जाने की बात कही जा रही है, जो कि अभी तक तो संभव नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में संभव है, अभी भी है, पानी देते रहिए, लेते रहिए, रोकते रहिए, इससे भी काफी फर्क पड़ेगा फसल पे भी, क्योंकि पानी कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पहले की तरह उन्हें पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहिए। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ, नेहरू जी थे और राष्ट्रपति अयूब खान थे पाकिस्तान के। 12 जनवरी 1961 से यह लागू हुआ था, लेकिन ये समझौता हुआ 19 सितंबर 1960, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी देखिए इतने लाख वर्ग किलोमीटर में है, 47% पाक को है, 39%, 6% या 8%। दो इसमें एक चीजें हैं कि सिंधु जब जल समझौता हुआ तो भारत को क्या हुआ कि सिंधु, चेनाब, झेलम पानी पाकिस्तान को दिया गया, रावी, ब्यास, सतलज भारत को दिया गया। सिंधु जल का 80% से अधिक इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी जो भी फसल है उनको लगाने में करता है। अगर रोक दिया जाए तो वहां की हालत खराब हो जाएगी। कराची समझौता 1947 से 48 हुआ, 18 से 27 जुलाई में बैठक हुआ था। ताशगंज 1965, अयूब खान थे 65 में, और आगरा शिखर सम्मेलन 1999 2000 में हुआ। इसके बाद जब ये वारदात हुआ तो 4 बड़े फैसले कौन कौन से लिए गए थे सरकार की तरफ से तत्काल 23 तारीख से ही। अटारी स्थित चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, कहा गया कि 1 मई 2025 तक सब प्रभाव से मतलब बंद हो जाएगा, उतना समय बस मिला है। पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा रद्द किया गया। SVEC का मतलब होता है सार्क वीजा एग्जेप्शन स्कीम, अर्थात भारत आने की छूट समाप्त कर दी गई जो 92 से लागू था। किसको छूट मिला था, वहां के पत्रकारों, उद्योगपतियों, वहां के VIP कह दीजिए, जिस भी सेक्टर के हों, कलाकार हों, उनको कहा गया 48 घंटे के अंदर भाग जाइए यहां से।
इसके बाद है पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा गया। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। सीसीएस की बैठक, ये फुल फॉर्म लिख दिए हैं चूंकि जानकारी होना चाहिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को भी बंद कर दिया। एक चीज और देख लीजिए उसी बीच, उसके बाद फिर इस पर बात किया जाएगा। उसी बीच में कई चीजें हुई भारत में, जो चीजें दब गई हैं उसको जान लेना चाहिए। 14 मई चूंकि आज भी है, आज से आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे BR गवई यानी भूषण रामकृष्ण, ये 52वें हैं। संजीव खन्ना थे, अब BR गवई होंगे। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, तो ये आज से ये हो गए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए। विराट कोहली का 10,000 तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 9,230 रन इनका हुआ। मैच इन्होंने 130 खेला, 210 पारी, शतक 30 है, अर्धशतक 31 है। रोहित शर्मा की बात की जाए तो कम मैच खेले हैं, 67 मैच, 116 पारी, 4,301 रन, शतक 12, अर्धशतक 18। राफेल यम, जो यम यानी मरीन, 64,000 करोड़ का सौदा हुआ, 28 से 30 के बीच आ जाएगा, और यम माने मरीन है। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 291 करोड़ से बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और 17 तारीख से IPL बंद हो गया था उसी दिन। किस दिन बंद हुआ ये? 7 तारीख को ये होना था, 8-9 के बाद ये पंजाब का मैच हो रहा था, उसी बीच अचानक से इस मैच को बंद कर दिया गया। पंजाब बहुत अच्छा खेल भी रहा था उस दिन, ठीक किया गया, बहुत पहले बंद कर देना चाहिए, ये लेट किए लोग। 30 अप्रैल 2025 को स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना की बात की गई, जो 2026 तक होगी। जाति जनगणना देखिए, उसी बीच जब ये 22 तारीख को हुआ तो लोगों को उत्साह होकर सोच रहे थे कि अब सरकार अब देखे कौन सा फैसला करती है, तो उसी बीच ये भी आ गया कि जाति जनगणना, तो लोग समझ नहीं पाए ये क्या। अरे ठीक है, तो होना चाहिए, फिलहाल तो पाकिस्तान का कुछ होना चाहिए, अचानक से जाति जनगणना। विपक्ष जो पहले से मांग कर रहा था वो अचानक से यहाँ बीच में, टाइमिंग थोड़ा अजीब था। चीजें तो ठीक ही हैं। जाति जनगणना के बारे में जान लीजिए कि 1872 में जनगणना का प्रारंभ हुआ, 81 में कंटिन्यू हुआ, 81 से 72, ये लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो का इसमें श्रेय है। और उसके बाद 81 में पहली बार हुआ था जो जातिगत जनगणना हुआ। उसके बाद 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुआ था, 1931 में। स्वतंत्र भारत का अगर पूछे कि पहली बार जातिगत जनगणना कब हो रही है, तो यही वाला हो रहा है, जो 16वीं जनगणना अगर इसको कहा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद अभी 2021 में हुआ ही नहीं, कोरोना आ गया था। अब 2026 तक, जुलाई या अगस्त के बीच में हो सके अंतिम रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, टाइमिंग अजीब था। 30 अप्रैल 2025 को यह हुआ है, और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू, मतलब ये शिलान्यास हुआ, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह ने ये उत्पादन है, 11 मई से शिलान्यास किया। 26 दिसंबर 2021 को ही इसकी बैठक उसी समय मतलब हो गया था कि यहाँ बनेगा। 2.8 मैक की गति है, मतलब आवाज ध्वनि से भी 3 गुना। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस उसी समय 21 से 24 आए थे, और इनसे मिलने के बाद मोदी जी सऊदी अरब गए थे, जहां मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात कर रहे थे। कुछ बात आगे बढ़ती, तब तक पीछे ही से आतंकी देश पाकिस्तान ने यह वारदात कर दिया। एक चीज और है कि हमें विश्व लेवल पे जो भी अपने मित्र देश हैं या कुछ मुद्दे हैं, जैसे भारत को इस समय कोई भी देश हो, आप देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में न चाहते हुए खर्चा का बजट बढ़ाना ही पड़ेगा सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा आपको अपने देश में ज्यादातर यह प्रयास करना होगा कि हमारे जो अपना यूथ है अपने कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व हो और आउटपुट ज्यादा लेने का प्रयास करे। खाली बैठा है, रोजगार नहीं है, विकास हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो कम से कम स्टार्टअप हो या जो भी हो उनके कार्य हो। और बच्चों को भी यह समझ में आना चाहिए कि केवल सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी हो, कम से कम देश को, दुनिया को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल एकदम निर्भर जैसा ना हो। देख ही रहे हैं कि विश्व लेवल पे उसी की वैल्यू है जिसका सबसे ज्यादा इकोनॉमी में अपना रोल है। सारे बड़े देशों को उठा लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो। रूस देखिए, यूक्रेन एक छोटे से देश से उतने दिन से लड़ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हम लोग रूस के एक मित्र भी हैं, पुराना मित्र हैं। एक और चीज है कि जो भी देश के बारे में आप सिद्धांत जब बनाते हैं तो खुद का स्वार्थ उसमें जोड़ कर देखते हैं। जैसे अभी हम ही बोले हैं कि रूस ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर बोले कि रूस जो है हमारा मित्र भी है। तो हर देश का यही हाल है। अमेरिका भी क्या है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है।
चीन से जब बात होती है तो भारत के पक्ष में आ जाता है, पाकिस्तान की बात होती है तो भारत के विपक्ष में खड़ा हो जाता है। रूस की बात की जाए तो रूस भारत के पक्ष में तो रहेगा लेकिन चीन के विरोध में नहीं जाएगा। तुर्की धर्म को बेस बनाकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जबकि कोरोना में उसको हम लोगों ने अनाज दिया था। तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी तो अरब कंट्रियां कम से कम एक तरह से सही रही हैं, जिसने आतंकवाद को ही बेस माना है कि हाँ ये आतंकी घटना है। निंदा इसकी सभी देशों ने किया है, चीन ने भी किया है। चीन ने भी यह कहा है कि हाँ ये वारदात बहुत खराब है, लेकिन हम पाकिस्तान के बयान आया, पाकिस्तान के ये चीन के विदेश मंत्री का वांग यी जो है वहां के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो या आतंकी ने जो किया, पाकिस्तान ने उन्होंने नहीं कहा, आतंकी जो उन्होंने किया मैं उसकी निंदा करता हूं, बशर्ते पाकिस्तान की रक्षा को मैं अहमियत भी देता हूं। मतलब इसको बोलने का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की आत्मसम्मान में अगर किसी ने ठेस पहुंचाया, आत्मसम्मान सोचिए आतंकी देश का आत्मसम्मान, तो वो भी उसके पीछे खड़ा होगा, उसका अपना खुद का स्वार्थ है। इधर अमेरिका का भी है, टर्की का है, अजरबैजान का है, अभी पता नहीं कौन से देश सामने आते हैं पता ही नहीं है, लेकिन भारत के साथ तो कोई दिख नहीं रहा था। तो ये चीजें हैं, आपको विश्व लेवल पे अपनी चीजों को और बढ़ावा देना होगा, सुरक्षा को भी बढ़ावा देना होगा, और पाकिस्तान को अब ज्यादा से ज्यादा आप थोड़े दिन ट्रेड बंद कर दें, फिर रिलीज कर दें, फिर आतंकी वारदात हो, एक कड़ा संदेश तो उनको देना ही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है एक प्रकार का थेथड़ देश है। उसको कुछ भी कहिए, वो आने वाले दिन में एक अच्छी चीज यही एक लगा उस दिन कि मोदी जी जाकर बोले कि यह स्थगित हुआ है, कम से कम जब भी इस तरह का हो बार बार इसी तरह का काम करते रहिए। और परमाणु बम का वो इतना करता, एक चीज और चीज है कि भारत में एक और है कि हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अगर किसी ने देश ने पाकिस्तान बम हमारे ऊपर फेंका तो हम जाकर फेंकेंगे, ये चीज भी सही नहीं है, और पाकिस्तान ने ऐसा साइन कुछ किया नहीं है। तो जब अगल बगल में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हों तो मेरी राय में यह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल अपनी राय रख सकते हैं। करना सरकार और अन्य देशों के साथ समझौते पर ये चीजें होती हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना है कि 22 तारीख से लेकर अभी तक, चाहे वो कराची अधिवेशन हो, आगरा हो, शिमला सम्मेलन हो, जो भी हो, इसके अलावा जो जो प्रमुख हैं, जो महिलाएं हैं या अधिकारी हैं, जो जो जिस डेट पे हुए, कौन कौन से आतंकी ठिकाने को नष्ट किया गया, हम लोग का पुराना वीडियो बना है उसमें भी देख सकते हैं आप जाकर, ये सारी चीजें वो हो गई। उसके अलावा किस डेट को हुई, ऑपरेशन का नाम तो याद ही होगा, फिर भी इस पर आप लेख भी लिखें, आने वाले एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएगा। और दूसरा यह चीज है कि खुद को थोड़ा सा और देश के नाम पर, जैसे अभी पूरा देश इकट्ठा हो गया था राष्ट्र के नाम पर कि हाँ ये गलत है, ये बहुत अच्छी चीज लगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी भाषा। ज्यादातर आदमी क्या होता है, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, नस्ल के आधार पे तुरंत टूट जाता है। लेकिन राष्ट्र एक ऐसा भाषा है, राष्ट्र एक ऐसी चीज है जिस पर सब कुछ छोड़ करके हम लोगों ने साथ आया, ये बहुत अच्छी लगा। पक्ष विपक्ष सभी खत्म, सरकार के साथ सभी ने है, इसलिए सरकार को यह काम आसान हो गया करना। आने वाले दिन में भी ये चीजें बार बार ये सरकार के साथ ही मिलेंगी, लेकिन भारत सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जो भी सरकार के हाथ में हो, उसे भी यह करना चाहिए कि जो हमारी असल समस्याएं हैं उसको ज्यादा इतना मजबूत कर दें कि विश्व अगर हाथ भी उठा लेता है व्यापार में तो हम अपने आप को संभालने की स्थिति में रहें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, जैसा होगा फिर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक।